हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अपन चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट भाग। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। अब राधा जो थी वो नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, क्योंकि देखो मोर की तो अलग ही बात है, मोर को कितना खूबसूरत का, मगर मोर जितनी खूबसूरत नहीं होती है बेटा। यहाँ उल्टा है, मतलब औरतों में देखना आप, औरतें ज़्यादा खूबसूरत होंगी, आदमी नहीं, मतलब हर उसमें मतलब लेडीज़ को ज़्यादा, मगर यहाँ पर अलग है, मोर ज़्यादा खूबसूरत होता है, मोरनी नहीं। परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी। अब वो मतलब उनके अलग ही होता था नाचने का। और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, अब बाएं पंख को मतलब छू के दाहिनी ओर जाती थी और दाहिने पंख को छू के बाईं ओर जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया। अब वो मतलब जाली घर के पास पहुँचते ही झूले से नीचे उतर के आ गया। पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अब देखो, ऊपर से नीचे उतर के आया और पंखों को चारों तरफ से फैलाया और नृत्य करने के लिए खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था। अब ये कह रही है देशी विदेशी, यानी मतलब इसी देश का या विदेश से भी कोई आते थे ना, अतिथि यानी मेहमान, कोई भी मेहमान आ जाता था। तो ये नीलकंठ जो था मोर, ये उनके सामने नाचता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। अब कई विदेशी महिलाएं आती थी ना, अंग्रेज नहीं है, जैसे आप अंग्रेज नहीं कहते हो जिसको, वो आती ना तो बहुत खुश होती कि ये जेंटलमैन बहुत परफेक्ट है एकदम। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। अब ये कह रही है कि एक वही मोर है जो मतलब जिसने क्या किया था, सांप के दो मतलब टुकड़े कर दिए थे, उसको गुस्सा आया था ना, उसके साथी पे उसने वार किया था। तो वो ही सांप है जो मेरी हथेली पे भुने हुए चने इतनी प्यार से खाता है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। अब उसे मतलब फूल और ये सब फल और अच्छे लगते थे पेड़ों पे। तो कैसे नाचता था, मतलब हरा भरा जगह देखता है ना तो मोर उसमें नाचना शुरू कर देता है। उजाड़ जगह पे तो बेटा वो जाता ही नहीं है। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजिलों से लद जाते हैं, अब देखो आम के पेड़ों पे जब आम लद जाते हैं ना, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीधर में वह इतना अस्थिर उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, मतलब ऐसे वृक्ष वगैरह फलों से भर जाते थे ना तो उसे मज़ा आता था बाहर खेलने में। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। अब आप लोगों ने देखा होगा सबसे अच्छी ऋतु इनको कौन सी लगती है, वसंत, मतलब बारिश की, वर्षा की यानी बारिश की ऋतु सबसे अच्छी लगती है इनको। बारिश में खूब नाचते हैं, खूब खेलते हैं, खूब मज़े करते हैं। मेघों के उमड़ आने से, मेघों यानी बादल के उमड़ने से पहले ही वे हवा से उसकी सजल आहट पा लेते थे, मतलब बादलों से ही पता कर लेते थे कि बारिश होने वाली है। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ की गर्जन के ताल पर ही उसकी तन्मय नृत्य का आरंभ होता। अब जैसे ही मतलब हल्का सा भी इनको लगता है कि मेघ यानी बादल गरजने वाले हैं,
बिजली चमकने वाली ये नृत्य शुरू कर देते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता है, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। अब जितनी तेज बारिश होती, जितनी तेज बिजली कड़कती, जितने तेज बादल आते, उतनी ही तीव्र गति से ये मोर नाचने लगता था। नीलकंठ यानी बेटा मोर का नाम है, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिनी पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। अब जब बारिश रुक जाती ना बेटा, तो दाहिने पंजे से दाहिना पंख सुखाता पूरा फैला के, और बाएं से बाएं वाला फैला के सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे की चोंच से वो मतलब पानी पी पी कर गीलापन दूर करते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा। अब नखास कोने जगह है, वहाँ से इसको निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक दिया। अब जो बड़े मियाँ थे, उन्होंने पहले के समान, जैसे पहले मोर दिए थे ना, उन लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि तितर लेके आ गई है, वो निकले मोर ही, तो वैसे ही मियाँ भाई ने रोकी कार। एक बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। अब उसने कहा अब की बार मैं किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, क्योंकि वो हमेशा जाती और कुछ ना कुछ लेके आ जाती थी। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। अब उसने ध्यान नहीं दिया उस दुकान की ओर, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, अब बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी वो दिख गई। उसे अनदेखा करना कठिन था। अब उसे मतलब अनदेखा नहीं कर पाई वो। मोरनी राधा के समान ही थी। अब मोरनी कैसी थी? राधा के जैसी थी। राधा जो मोर और मोरनी छोटे छोटे से लेके गई थी ना, वैसे ही थी। उसकी मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। मतलब वो इस तरह मतलब टूट गई थी, वो जख्मी होगी तो ऐसी टूट गई थी कि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।